हेलो दोस्तों, और कैसे सब बढ़िया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसका रेगुलेशन कैसे होता है, और कैसे एज या मेटाबॉलिज्म या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इफेक्ट डालता है कार्डियक आउटपुट पे, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट आपके प्रोब के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, तो इसमें लिखने का समझाना पड़ेगा अच्छे से। लिखना भी है आपको और पढ़ना भी है, समझना भी है। चलो लिखते हैं कार्डियक आउटपुट। देखो एक डिस्कशन आप यहाँ करना चाहते। देखो आप लोग जो डिफिनीशन पढ़ते हैं कार्डियक आउटपुट तक, तो वो होता है पर वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, इजेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट पर वेंट्रिकल पर मिनट। तो एक वेंट्रिकल द्वारा पर मिनट में जितना निकलता है वो कितना होता है 5 लीटर पर मिनट। लेकिन दोनों अगर वेंट्रिकल का लेंगे तो वो 10 लीटर पर मिनट होगा। ठीक है, तो ये आप वो कन्फ्यूजन में मत रहना कि दोनों वेंट्रिकल को से निकलता है केवल 5 लीटर, दोनों को मिला के 10 लीटर पर मिनट निकलेगा। ठीक है, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है वो होता है टोटल सम ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। वो क्या होता है कार्डियक आउटपुट। वहीं पर स्ट्रोक वैल्यू क्या होता है, पर कॉन्ट्रैक्शन जितना ब्लड पर वेंट्रिकल पर मिनट, सॉरी पर वेंट्रिकल पर कॉन्ट्रैक्शन जितना ब्लड इजेक्ट होता है एक वेंट्रिकल द्वारा, वो क्या होता है स्ट्रोक वैल्यू। अगर दोनों का मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 140 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो चलो शुरू करते हैं कार्डियक आउटपुट का डिफिनीशन। कार्डियक आउटपुट की डिफिनीशन जो बताया हूँ यही लिख देना है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड, कई डिफिनीशन होते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम हार्ट पर वेंट्रिकल पर मिनट, क्या कहलाएगा कार्डियक आउटपुट। एक तो डिफिनेशन ये हो गया कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम हार्ट पर वेंट्रिकल पर मिनट। नॉर्मली ये कितना होता है, नॉर्मली कितना होता है 5 लीटर पर मिनट होता है। एक डिफिनेशन ये हो गया। एक डिफिनेशन ये और लिखो, कार्डियक आउटपुट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप, क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप, quantity of blood pumped into the aorta each minute by the heart, 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, एक डिफिनेशन ये हो गया। तो ये एक का बात कर रहे हैं, एओर्टा में क्या करें, पल्मोनरी वेन में भी तो पंपिंग होगा, उसको मिला दोगे तो दोनों कितना हो जाएगा 10 लीटर पर मिनट हो जाएगा। और एक डिफिनेशन और लिख लो, सम ऑफ ऑल ब्लड flows to the टिश्यू। तो वो भी क्या कहलाएगा कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जो वेनस रिटर्न होता है, वेनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट आर ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, जब तक कि किसी हार्ट में क्या हो जाए, हार्ट में कोई डिफेक्ट ना हो जाए तब तक। तो हार्ट में कोई डिफेक्ट हो गया तो वेनस रिटर्न तो आ रहा है। वेनस रिटर्न क्या कि पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो क्या होगा वेनस रिटर्न, यानी कि हार्ट को कितना ब्लड रिटर्न हो रहा है। मान लो वेनस रिटर्न तो नॉर्मल है, लेकिन पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया। वैसे हाइपरट्रॉफी तो इंक्रीज ही कराता है कार्डियक आउटपुट को नॉर्मली, लेकिन अगर मान लो कुछ फाइब्रिलेशन हो गया
ब्लॉकिंग हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं भी हो सकता है, तो बेस रेट के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन लिख लेना, इन नॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट। हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप लोग प्रो में भी बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। ठीक है, लिख के, तो ये बात हो गया। अब देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यू तो बता दिए ना, नॉर्मल वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है फिर से। तो नॉर्मल वैल्यू आप कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 मीटर पर मिनट। अब एक लोग आप बहुत फेमस पढ़े होंगे फार्मूला, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो ये हम पढ़ाएंगे, लेकिन इको कार्डियोग्राफी पढ़ाएंगे, जहाँ पर हम मीजर करेंगे किसको, कार्डियक आउटपुट को, तो उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उसको यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, एक था कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन। अब देखते हैं हम कार्डियक इंडेक्स के बारे में, और साथ में देखते हैं कि कार्डियक फैक्टर दैट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट को कौन फैक्टर डिफाइन करते हैं। तो पहला नंबर एज के साथ में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, उसका भी ग्राफ, तो उसको ग्राफ तो से भी समझेंगे। तो एज के साथ में डिक्रीज होता है एज। दूसरा है मेटाबॉलिज्म से भी डायरेक्टली एंटर होता है कार्डियक आउटपुट। मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्सरसाइज हुआ, ये भी एंटर करेगा कार्डियक आउटपुट को डायरेक्टली। और साइज ऑफ बॉडी, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटर करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कार्डियक आउटपुट को, डायरेक्टली अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट के डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ये जो फैक्टर ऊपर लिखे हैं, एज, मेटाबॉलिज्म, एक्सरसाइज, साइज ऑफ द बॉडी। अब हम देखते हैं कार्डियक इंडेक्स क्या है आखिर। कार्डियक इंडेक्स जो होता है सीआई, कार्डियक इंडेक्स, वो होता है कार्डियक आउटपुट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। देखो कार्डियक आउटपुट हमने कितना पढ़ा था, 5 लीटर पर मिनट। तो सरफेस एरिया बॉडी का होता है नॉर्मल 70 किलोग्राम का, अगर कोई पर्सन हो तो उसका कितना होता है 1.7 मीटर स्क्वायर, 1.7 मीटर स्क्वायर। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 17 लगभग ये 3 आता है, लगभग कितना आएगा 3 लीटर पर मिनट। तो कार्डियक इंडेक्स कितना होता है 3 लीटर पर मिनट होता है। कार्डियक इंडेक्स कितना होता है 3 लीटर पर मिनट। अब इनका डिफिनेशन ऐसे लिख दो, कार्डियक इंडेक्स क्या है, कार्डियक इंडेक्स इज कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। तो इसका डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अपने आप लिखना चाहें तो ये कार्डियक इंडेक्स के बारे में बात हो गया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एज देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एज देखने जा रहे हैं कार्डियक आउटपुट में, इफेक्ट ऑफ एज ऑन कार्डियक आउटपुट। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई 10 ईयर का बच्चा है तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 4 लीटर पर मिनट के। लेकिन 80 ईयर का कोई अगर आदमी है तो उसका कार्डियक आउटपुट लेस देन होता है 2.4 लीटर पर मिनट का। और इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ग्राफ अगर बनाओ तो ग्राफ भी बना सकते हो। क्या होगा, कार्डियक आउटपुट है, इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या होगा डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसको इधर ग्राफ ले लो, ऐसे ग्राफ भी समझ सकते हो अपने आप। ये क्या है 4 लीटर है, लीटर पर मिनट में है। तो ये कार्डियक इंडेक्स वर्सेस एज, कार्डियक इंडेक्स वर्सेस एज ग्राफ है। तो ये 4 लीटर है दिखा रहा है, ये 3 है, 2 है,
तो ये और एज यहाँ पे कितना दिखा रहा है 80 साल, और ये हम 10 साल का देख रहे हैं। तो 10 साल पे लगभग कितना होता है, लगभग यहाँ पर आएगा। तो 10 साल में लगभग कितने, 10 साल यहाँ पर आएगा लगभग। तो 10 साल में 4 लीटर पर मिनट से ज़्यादा होता है कार्डियक आउटपुट, लेकिन वहीं 80 साल के बुढ़े में देखेंगे तो कितना आएगा, 2.4 लीटर पर मिनट से भी कम आएगा कार्डियक आउटपुट। तो एज का मतलब कारण हो गया। और देखते हैं, देखो कार्डियक आउटपुट जो होगा वो वेनस रिटर्न पे डायरेक्टली निर्भर करेगा। अगर वेनस रिटर्न क्या होगा, बढ़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट अपने आप ही बढ़ेगा। भाई ब्लड ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा पंप बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग इक्वल होता है कार्डियक आउटपुट और वेनस रिटर्न। तो हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ कार्डियक आउटपुट बाई वेनस रिटर्न। कंट्रोल ऑफ कार्डियक आउटपुट बाई वेनस रिटर्न देखने जा रहे हैं। वेनस रिटर्न द्वारा कार्डियक आउटपुट का कंट्रोल देखने जा रहे हैं। जो वेनस रिटर्न होता है, वेनस रिटर्न प्राइमरली कंट्रोल कार्डियक आउटपुट। वेनस रिटर्न क्या करता है, ये प्राइमरली कंट्रोल करता है कार्डियक आउटपुट को। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया इन द हार्ट में ब्लड ज्यादा वापस आ रहा है, तो ब्लड जब ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, मसल स्ट्रेच ज्यादा होगा, ये क्या है कि मसल स्ट्रेच ज्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन भी ज्यादा होगा। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो मसल स्ट्रेच ज्यादा है तो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन भी हार्ट का क्या होगा, ज्यादा होगा, ड्यू टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। और जिसके कारण कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, कार्डियक आउटपुट ऐसा नहीं होगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट होता ही जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मान लो इसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जल्दी कर लिया, लेकिन अगर ज़्यादा ही तेज कॉन्ट्रैक्ट होने लगा हार्ट तो क्या हो जाएगा कि टाइम नहीं मिला भरने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सूखे ही मारा रहा है, धक ब्लड है ही नहीं उसमें। भाई ब्लड भरने के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए, तो ब्लड भर ही नहीं रहा है तो बाहर क्या निकल जाएगा, घंटा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस कारण कुछ उतना समय रहना चाहिए कि ब्लड भर जाए वेंट्रिकल में, और जितना भरेगा वही तो बाहर निकलेगा। जितना भरता है उसका भी 60% ही बाहर निकलता है, तो जब जितना भरेगा वही बाहर निकलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी अगर तेज करने लगा, जैसे मान लो कोई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत हाई पर करवा दिया, हाई सिंपैथेटिक इफेक्ट करवा दिया, तो बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट रेट के कार्डियक आउटपुट। लेकिन बढ़ेगा तो, लेकिन एक जगह पर आकर क्या हो जाएगा, प्लेटिंग फेज हो जाएगा, एसिम्प्टोट आ जाएगा, यानी कि वहां से आगे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब एक होता है, ये जो होता है स्ट्रेच मसल इंक्रीज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ये होता है ड्यू टू ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स द्वारा। तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स के बारे में देख लेते हैं। मान लो राइट एट्रियम में क्या हुआ, स्ट्रेच, राइट एट्रियम में स्ट्रेच हुआ क्योंकि ब्लड ज्यादा आ गया भैया, वेनस रिटर्न ज्यादा आ गया, तो राइट एट्रियम में क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। राइट एट्रियम में क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। राइट एट्रियम में स्ट्रेच हुआ तो नर्वस जो रिफ्लेक्स है वो पहले जाएंगे वैसोमोटर सिस्टम को, वैसोमोटर सेंटर जो कि तुम्हारे कहाँ पर होगा, एनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में। वैसोमोटर सेंटर जो कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में, उसके पास जाएगा। देन बैक होगा फिर से कहां पर, राइट एट्रियम में। किसके द्वारा, सिंपैथेटिक नर्व द्वारा,
किसके द्वारा, यहाँ कौन लाएगा, यानी कि इफरेंट नर्व आ गए, सिंपैथेटिक नर्व द्वारा वहां से वैसोमोटर जो सेंटर होगा वो सिग्नल देगा। सिंपैथेटिक नर्व द्वारा और ये क्या कराएगा, इंक्रीज करवा देगा हार्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज करवा देगा। इस टाइप के रिफ्लेक्स को कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। इसे क्या कहते हैं, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर लिख लेना, एक क्या है, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। तो ये बात हो गया। अब हम देखते हैं नॉर्म टर्म कार्डियक आउटपुट वेरीज इनवर्सली टू द टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस। अगर टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होता है। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो होता है आर्टेरियल प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस। इसका क्या मायने हैं, देखो पेरीफेरल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ब्लड पे, वेनस रिटर्न उतना ही कम होगा, और वेनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कम होगा। वहीं पर आर्टेरियल प्रेशर जब क्या कांस्टेंट हो, आर्टेरियल प्रेशर कांस्टेंट हो, उस समय टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस पे निर्भर करेगा कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पेरीफेरल रेजिस्टेंस के। पेरीफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। ये बात हो गया। अब हम देखते हैं कि फैक्टर दैट, वैसे फैक्टर देखते हैं जो क्या करवाते हैं, हाइपर इफेक्टिव हार्ट करवाते हैं। तो लिखते हैं फैक्टर, इसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ग्राफ बनाना पड़ेगा। फैक्टर दैट कॉज हाइपर इफेक्टिव हार्ट। ऐसे फैक्टर को देख रहे हैं जो हाइपर इफेक्ट करवा देंगे, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ाने वाले फैक्टर को देख रहा हूँ, हाइपर इफेक्टिव करवा देंगे। तो इसके लिए हम दो चीजें पढ़ते हैं। देखो, एक होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट देखते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, घटाता है। तो उन्हीं दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ बनाया हूँ, और ग्राफ में क्या है, ये राइट एट्रियल प्रेशर जो कि मामा हाजी में है, mmHg में है, और कार्डियल आउटपुट हम ले लिए वाई एक्सिस पे, कार्डियक एक्सिस आउटपुट ले लिए हम वाई एक्सिस पे। और हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 25, ये कितना है, 25 लीटर पर मिनट, 25 लीटर पर मिनट, 20 लीटर पर मिनट, 15, 10, 5, 0। ये जो प्रेशर है 0, -4 +4 mmHg +8 mmHg प्रेशर है। तो देखो, एक पहले देखते हैं नॉर्मल। तो यहां से मान लो नॉर्मल स्टिमुलेशन था, ये देखो आर्टेरियल प्रेशर अगर बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट भी देखो बढ़ रहा है। आर्टेरियल प्रेशर बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह पर आने पर देखो, ये वाला यहाँ पर इस कंडीशन पे क्या हो गया, कार्डियक प्रेशर बढ़ा तो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, किस आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा तो, लेकिन तो जो कार्डियक आउटपुट था वो कांस्टेंट हो गया। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ज़्यादा ही ऊपर बना दिया हूँ। ये नॉर्मल तुम्हारा कहाँ, 10 से 15 लीटर पे, ठीक है, ये 10 से 15 लीटर पे है। उसके बाद में अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया हार्ट का, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के बारे में क्या होगा कि ये इंक्रीज कर देगा अप टू 25 लीटर पर मिनट से ज़्यादा।
25 से 30 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। ये दोनों पूरे हार्ट का बात हो रहा है ना कि एक वेंट्रिकल का, ये ध्यान रखना। अब अगर यही पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो गया तो ये बिल्कुल नीचे जाएगा। तो ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल। यह है सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो गया, सिंपैथेटिक। यह है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हाइपर इफेक्टिव हार्ट करवाता है, वहीं पर जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हाइपो इफेक्टिव हार्ट करवाता है, और ये नॉर्मल है। अगर सिंपैथेटिक होगा तो 25 से 30 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट हो जाता है, वही नॉर्मल 10 से 15 लीटर पर मिनट होता है। ये पूरे हार्ट का बात हो रहा है, यानी कि दोनों वेंट्रिकल का, दोनों मिला के कितना हो, 10 लीटर पर मिनट अगर थ्योरेटिकल आएगा, कैलकुलेट करोगे तो 10 से 15 के बीच में रहता है, और 5 लीटर पर मिनट से भी नीचे तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक करवा देगा, क्योंकि ये हार्ट का कंट्रैक्शन ही बहुत ही स्लो कर देगा, ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। तो ये बात हुआ। अब हम देख लेते हैं ये नर्वस एक्साइटेशन हो गया तो हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, और हाइपर इफेक्टिव इफेक्ट एक चीज और करवा सकता है, अगर हाइपरट्रॉफी हो गया। तो ये पहला था, इसमें सिंपैथेटिक इफेक्ट देखा हमने और पैरासिम्पैथेटिक देखा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज कर दी और सिंपैथेटिक इंक्रीज कर दी। अब हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी तो देखो, सिंपैथेटिक प्लस हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, ये कार्डियक आउटपुट को 30 से 40 लीटर पर मिनट तक बढ़ा सकते हैं, 30 से 40 लीटर पर मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ये हार्ट का कार्डियक आउटपुट बता रहा हूँ, यानी कि सम ऑफ द टोटल ब्लड फ्लो इन द टिश्यू, ठीक है, 30 से 40 लीटर पर मिनट तक बढ़ा सकता है। तो ये कौन क्या, सिंपैथेटिक और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। तो ये बात हो गया। अब हम देख लेते हैं फैक्टर दैट काउज हाइपो इफेक्टिव हार्ट। तो ये हो गया हाइपर, हम देख लेते हैं हाइपो, हम देखते हैं हाइपो। जो हाइपो इफेक्टिव हार्ट करवाते हैं, यानी कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करवाते हैं। तो इसमें पहला है, अगर इंक्रीज हो जाए आर्टेरियल प्रेशर, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो भी क्या होगा, हाइपो इफेक्टिव हार्ट हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है, इनहिबिशन हो जाए नर्वस एक्साइटेशन का, सिंपैथेटिक इनहिबिशन हो गया, या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट इंक्रीज हो गया, या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी ब्लॉकेज हो गया, तो हाइपो इफेक्टिव हार्ट होगा, यानी कार्डियक आउटपुट कम होगा। या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो गया, तो हार्ट डिजीज हो गया तो भी क्या होगा, हाइपो इफेक्टिव हार्ट होगा। छठवां नंबर, अगर मायोकार्डाइटिस हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया, मायोकार्डाइटिस क्या है कि मायोसाइट का इन्फ्लेमेशन हो गया है जो हार्ट की मसल है, तो मायोकार्डाइटिस हो गया, या कार्डियक हाइपोक्सिया हो गया, कार्डियक हाइपोक्सिया हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपो इफेक्टिव हार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। एक डॉग में एट्रियल प्रेशर और सिंपैथेटिक जो इफेक्ट होता है उसका रिलेशन देखा गया था। तो डॉग में कैसा ग्राफ आया था उसके बारे में एक बार हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, उसको समझा देते हैं, क्योंकि उसको समझना आपको जरूरी है कि आपको पता चले कि कैसे आखिर सिंपैथेटिक कंट्रोल करता है आर्टेरियल प्रेशर को, और उसके बाद कैसे कंट्रोल करता है कार्डियक आउटपुट को। तो ये कि डॉग का ग्राफ है, ये क्या है, नर्वस कंट्रोल जब होता है
तो कुछ ऐसे ग्राफ आता है। और जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, डॉटेड लाइन है ये क्या है कि जब नर्वस कंट्रोल नहीं हो रहा है, नर्वस कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये वाली क्या है जब नर्वस कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक ऐसे ग्राफ इधर खींच लो, ये स्ट्रेट जा रहा है और ये हमको मेनली क्या करना होता है, जो आर्टेरियल प्रेशर होता है इसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। आर्टेरियल प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखना है क्योंकि उसका इफेक्ट पड़े ही ना कार्डियक में। तो हम क्या करते हैं, आर्टेरियल प्रेशर ये है, ये आर्टेरियल प्रेशर वाला ग्राफ है। आर्टेरियल प्रेशर वाई एक्सिस पे ले लिया है, ये क्या है आर्टेरियल प्रेशर, आर्टेरियल प्रेशर वर्सेस टाइम है और टाइम भी मिनट में है। और ये क्या है, कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, लीटर पर मिनट में, और ये टाइम है। तो ये ग्राफ देख रहे हैं हम। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, और ड्रग हम दे रहे हैं एक डाइनाइट्रोफिनाल, क्योंकि डायलेशन करवा दे रही है ब्लड वेसल का पेरिफेरल। डाइनाइट्रोफिनाल ये चीज़ें समझ लो। डाइनाइट्रोफिनाल मतलब यहाँ पे डाइनाइट्रोफिनाल ड्रग देती है, डायलेशन करवाती है पेरिफेरल ब्लड का। पेरिफेरल ब्लड का डायलेशन हो गया तो ब्लड स्लो हो गया, यानी कि ज़्यादा बंडल वेनस रिटर्न नहीं आएगा, ये सब चीज़ें ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, कार्डियक आउटपुट देखो नॉर्मली बढ़ जा रहा है, आर्टियल प्रेशर देखो कांस्टेंट है, आर्टियल प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये है जब सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, और ये है जब सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वहीं पर जब सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है तो जो आर्टेरियल प्रेशर होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं करता है तो जो आर्टेरियल प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लगभग डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो इसमें आर्टेरियल प्रेशर टाइम के साथ डिक्रीज हो जा रहा है, और आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जा रहा है, जो आर्टेरियल प्रेशर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होगा तो आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आर्टेरियल प्रेशर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हमको सिंपैथेटिक सिस्टम की आवश्यकता होती है। बस इतना ही समझाना था, ये सब चीज़ें उतना कोई जरूरत नहीं है। ये कुत्ते में इसको डाइनाइट्रोफिनाल देकर ऑब्जर्व किया गया था। अब हम देखते हैं वेनस रिटर्न कर्व। वेनस रिटर्न कर्व के बारे में, वेनस रिटर्न कर्व के बारे में देखते हैं। 1 मिनट 28 मिनट। तो वेनस रिटर्न कर्व में वेनस रिटर्न क्या होता है इसको समझते हैं। वेनस रिटर्न क्या होता है, वेनस ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल ब्लड, सम ऑफ ऑल द लोकल ब्लड, सम ऑफ ऑल द लोकल ब्लड flows through all the individual tissue, all the individual tissue segments of the peripheral circulation। या सिंपल भाषा में कह सकते हो वेनस रिटर्न क्या है, जो ब्लड हार्ट को रिटर्न होता है। तो पूरे शरीर से ब्लड जो वेना कवा द्वारा राइट एट्रियम में आता है वो क्या कहलाता है, वेनस रिटर्न।
तो वेनस रिटर्न का समझने के लिए हमको वेनस रिटर्न समझना होगा। वेनस रिटर्न क्या है? सम ऑफ ऑल द लोकल ब्लड फ्लो थ्रू ऑल द इंडिविजुअल टिश्यू सेगमेंट्स ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन टू द हार्ट। कह दो यार मैं जोड़ दो टू द हार्ट पे जाता है ना फाइनली। इसके पहले एक चीज और देख लो, ये तो हो गया डेफिनेशन हो इसका वेनस रिटर्न का, वेनस रिटर्न का डेफिनेशन हो गया। और एक चीज और देख लो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं इससे आर्टेरियल जो आर्ट्रियोल होते हैं उनका डायलेशन हो जाता है। आर्ट्रियोल डायलेशन हो जाएगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो डिक्रीज होगा आर्टेरियल प्रेशर। आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, जो लार्ज वेन का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और कॉन्ट्रैक्शन करवा के इंक्रीज कर देगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द स्वेल। चलो ठीक है, गलत बोल दिया हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसको समझा देता हूँ। क्या होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है? आर्टेरियोल रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आर्टेरियोल रिलैक्स हो जाएंगे तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो आर्टेरियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आर्टेरियल प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा, आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जिसके कारण जो सिंपैथेटिक जो वेनस सिस्टम होगा वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? कंपनसेटेड हो जाएगा बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम। द वेनस सिस्टम compensated by sympathetic system, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कराएगा? लार्ज वेन का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जो लार्ज वेन होंगी उनका कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, लार्ज वेन का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, लार्ज वेन का कंट्रैक्शन करवाएगा जिसके कारण हार्ट रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है सिंपैथेटिक सिस्टम का ड्यूरिंग एक्सरसाइज में स्केलेटल मसल्स क्या करेंगे? आर्टेरियोल को रिलैक्स करवाएंगे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। द वेनस सिस्टम कंपनसेटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम, लार्ज वेन कंस्ट्रिक्शन होगा, हार्ट रेट फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट इंक्रीज हो गया। तो ये कुछ चीजें थी, जनरल चीजें बताने की जरूरत थी। अब हम देखते हैं वेनस रिटर्न के बारे में। जो वेनस रिटर्न होता है, वेनस रिटर्न होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल किसके होता है? कार्डियक आउटपुट के, एक्सेप्ट कुछ केसेस में जब कार्डियक फेलियर हो या कुछ और कोई डिजीज हो गया हो, तो उसकी जब पंप नहीं कर पा रहा हो इफेक्टिवली ब्लड हार्ट, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कुछ दिक्कत आती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? वेनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। वेनस रिटर्न क्या होता है? कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं वेनस रिटर्न को, फैक्टर अफेक्टिंग वेनस रिटर्न। जो वेनस रिटर्न को अफेक्ट करेंगे वो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करेंगे। वेनस रिटर्न, तो वेनस रिटर्न को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वही उसको कार्डियक आउटपुट को, और वेनस रिटर्न अफेक्ट हुआ तो कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा। तो कौन से फैक्टर होते हैं? पहला है राइट एट्रियल प्रेशर,
भैया राइट एट्रियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लड को अंदर आने ही नहीं देगा, ठीक है। तो राइट एट्रियल प्रेशर अफेक्ट करता है। तो ये भाई ये ऐसे देख लो, ये एट्रियम था, ये क्या है, वेंट्रिकल है, डायग्राम बना रहा हूँ। ब्लड को हमको अंदर ले आना है, ठीक है, अंदर ले आना है। लेकिन अब इसमें खुद में ही अंदर ही प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये पीछे की तरफ ब्लड को फुल करेगा, तो क्या करेगा, वेनस रिटर्न को डिक्रीज करवाएगा। तो राइट एट्रियल प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा फैक्टर देखते हैं, दूसरा फैक्टर है डिग्री ऑफ फिलिंग ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इसको मेजर करते हैं हम, इसको मेजर करते हैं मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर द्वारा, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर द्वारा। इसको भी आगे बताऊंगा क्या है, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर द्वारा इसको नापते हैं, इसको कहते हैं PSF, सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, ठीक है। तो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर द्वारा नापते हैं डिग्री ऑफ द फिलिंग ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जितना ज़्यादा फिल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट होगा, उतना ही ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा, उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा। तीसरा नंबर देखते हैं फैक्टर रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो बिटवीन द पेरिफेरल विजन, बिटवीन द पेरिफेरल विजन, peripheral vessels and right atrium। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, तो वेनस रिटर्न क्या होगा, कम होगा, इसके अलावा कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर थे जो अफेक्ट करते थे वेनस रिटर्न को, जो अफेक्ट करेंगे किसको, इनडायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को। तो ये फैक्टर के बारे में बात है। अब हम देख लेते हैं नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व, नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व के बारे में। नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व के बारे में पढ़ने से पहले देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट का कितना पार्ट कहाँ जाता है और वो कैसे वापस जाता है, तो उसको देख लेते हैं। देखो ये है हार्ट, ये है लंग, लंग से ब्लड आ जाता है हार्ट में शुद्ध होके, और हार्ट से क्या जाएगा, कार्डियक आउटपुट। ये सब क्या है, ये पूरा है कार्डियक आउटपुट, ब्लड जा रहा है। और लंग में कहाँ से आता है, राइट हार्ट द्वारा, राइट हार्ट के पार्ट से, और ये पूरे बॉडी से आएगा बाय द वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न कहाँ से आएगा, वेना केवा, वेना केवा द्वारा क्या होगा, वेनस रिटर्न। तो यहाँ लिख देते हैं ब्रेन, क्या है, ब्रेन, हार्ट, ब्रेन, हार्ट, किडनी, मसल, ब्रेन, हार्ट, किडनी, मसल, स्किन एंड अदर टिश्यू, और स्प्लेंक्निक, अब देखो कितना परसेंट ब्लड किसको जाएगा, 14% जाता है ब्रेन में, 14% जाता है ब्रेन में, हार्ट में जाएगा 4% ब्लड, कार्डियक आउटपुट का 4% इसमें जाएगा हार्ट में, 14% ब्रेन में, किडनी में जाता है, किडनी में जाता है कितना, 22%, मसल में जाता है अबाउट 15%, स्किन एंड अदर टिश्यू में जाता है अबाउट 18%, और स्प्लेंक्निक में जाता है अबाउट 27%। और यही सब तुम्हारे
वेना केवा द्वारा ब्लड भेज दिए जाते हैं वापस राइट हार्ट में, राइट हार्ट से लंग में जाएगा और लंग से फिर हार्ट में, हार्ट द्वारा पंप किया जाएगा कार्डियक आउटपुट द्वारा। तो ये वेनस रिटर्न है, ये कार्डियक आउटपुट है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वेनस रिटर्न है, जितना ब्लड जा रहा है उतना ब्लड आ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि वेनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। तो ये वैसे इतना यहाँ बताना था। अब हम देखते हैं वेनस रिटर्न, नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व। नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व देखते हैं, उसमें कौन कौन से फेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व, नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व। तो नॉर्मल वेनस रिटर्न कर्व बनाने के लिए कर्व बना के समझा देते हैं। इसमें होता है प्लेटिव फेज, उसके बाद ट्रांजिशनल फेज होता है और धीरे धीरे जाके जीरो हो जाता है वेनस रिटर्न। और जीरो जहां पर होता है वो लगभग होता है 7 mmHg, 7 mmHg प्रेशर होता है। ये कितना है, मान लो 8 mmHg है, ठीक है। यहाँ है 4 mmHg, यह है 0 mmHg, यहाँ पे माइनस में होता है -4 mmHg, यह है -8 mmHg। एक होता है यहाँ पे प्लेटिव फेज, प्लेटिव फेज, यह है ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज, और ये होता है डाउन फ्लो। तो 3 फेज हैं इसमें वेनस रिटर्न में। एक वेनस रिटर्न है, वेनस रिटर्न वर्सेस राइट एट्रियल प्रेशर, राइट एट्रियल प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा गया है, राइट एट्रियल प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो देखो वेनस रिटर्न जीरो कहां पर हो रहा है, 7 mmHg ऑफ द राइट एट्रियल प्रेशर। जब राइट एट्रियल प्रेशर मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर के बराबर हो गया, जो कितना है 7 mmHg, तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, जीरो। वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियल प्रेशर इक्वल जब हो जाएगा 7 mmHg के, तो वेनस रिटर्न क्या हो जाता है, जीरो। तो इस ग्राफ से ये चीज समझना है, राइट एट्रियल प्रेशर जो है, एट्रियल प्रेशर जब इक्वल हो जाता है किसके, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर के, तो इस कंडीशन पे वेनस रिटर्न क्या होता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। वेनस रिटर्न क्या हो जाता है, जीरो। अब मीन सिस्टेमिक प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर मीन सिस्टेमिक प्रेशर क्या है। तो ये हो गया, हमको मीन सिस्टेमिक प्रेशर का डिफिनीशन समझना है। अभी लोग चिल्ला रहे होंगे मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, आखिर क्या है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। तो पढ़ते हैं मीन प्रेशर सिस्टेमिक फिलिंग, ये क्या पीएसएफ द्वारा कहलाता है, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर वह प्रेशर होता है जब हार्ट क्या करे, स्टॉप कर दे अपना बीट, यानी कि वो सीसेशन हो गया पंपिंग का, पंपिंग नहीं हो पा रहा है, ब्लड जो हार्ट है, हार्ट में चारों तरफ प्रेशर क्या है, बराबर है, तो उस प्रेशर को कहते हैं मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, और ये होता है 7 mmHg। कितना होता है, 7 mmHg। तो ज्ञात हो गया, हार्ट पंपिंग क्या हो गया, स्टॉप, हार्ट पंपिंग स्टॉप हो गई, हार्ट पंपिंग स्टॉप हो गई, तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए विथआउट ब्लड फ्लो, विथआउट ब्लड फ्लो प्रेशर, जो प्रेशर है, जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रेशर एवरीवेयर, एवरीवेयर इन सर्कुलेशन, इन सर्कुलेशन
बीकेम इक्वल, और इसको कहते हैं मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। इसको कहते हैं मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। जब पंप स्टॉप हो जाए पंपिंग की तुलना करें तो विदाउट ब्लड फ्लो प्रेशर एवरीवेयर क्या हो जाएगा, सेम। जितना जो सर्कुलेशन होगा उसमें प्रेशर सेम हो जाएगा, और इस सेम प्रेशर को कहते हैं मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर होता है वो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के लगभग बराबर होता है। जैसे कि वेनस रिटर्न कार्डियक आउटपुट के लगभग बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है कार्डियक आउटपुट के बराबर होता है। वैसे यहाँ मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर लगभग मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के बराबर होता है। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेशन में है, और सिस्टेमिक मतलब सिस्टम में है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है। सर्कुलेशन मतलब जो हार्ट में है, और सिस्टेमिक मतलब जो पेरीफेरी में है, वो दोनों लगभग बराबर होते हैं। ये बात हुआ। अब हम बात करते हैं जो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है, मीन सिस्टेमिक जो बीएसएफ है, ये इंक्रीज हो जाएगा अगर सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज है। सिंपैथेटिक अगर सप्लाई इंक्रीज हो जा रही है तो पीएसएफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये एक नॉर्मल पॉइंट था। अब हम चलते हैं मीजरमेंट करते हैं, आखिर कैसे मीजरमेंट होगा कार्डियक आउटपुट का उसके बारे में, और साथ में वेनस रिटर्न को कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न जो फार्मूला होता है, वेनस रिटर्न बराबर होता है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वेनस रिटर्न। तो ये क्या है, इसमें लिख लीजिएगा रेजिस्टेंस टू वेनस रिटर्न। ये है राइट एट्रियल प्रेशर, और ये है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर 47 मिनट मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है। देखो बड़ा टॉपिक है तो अगर टाइम तो लगेगा ही भाई, इसमें जाहिर सी बात है। तो ये मेन सिस्टम फिलिंग प्रेशर की बात हो गया। अब हम देखते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वेनस रिटर्न को। फैक्टर दैट अफेक्ट वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको देख लेते हैं। पहले है मसल पंप भैया क्या करती है, ब्लड को क्या करती है, पंप भी करती है। तो अगर मसल पंप कर रही है तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मसल पंप के द्वारा ब्लड यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि वेनस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, वाल्व होते हैं, और वाल्व एक ही डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शन में पुश करते हैं ब्लड को। तो मसल पंप वेनस रिटर्न क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इनकी ऐसे लिख दे रहा हूँ, इनकी करेगा वेनस रिटर्न। दूसरा नंबर क्या है, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। इंट्राथोरेसिक प्रेशर अगर चेंज हो जाए, जैसे कि एब्डोमेन से थोरेक्स में अगर प्रेशर कम हो गया तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नीचे से ऊपर। तो एब्डोमेन में अगर प्रेशर ज़्यादा हो और थोरेक्स में कम हो जाए, ये किस दौरान होगा, जब थोरेक्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि इंस्पायरेशन के दौरान, तो क्या हो जाएगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तो एब्डोमिनल थोरेक्स प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज वेनस रिटर्न। और ये किस दौरान होगा, जब बैलून थोरेक्स का बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर उसमें कम होगा। तो बैलून कब बढ़ेगा, जब इंस्पायरेशन करेंगे, इंस्पायरेशन के दौरान। ठीक है,
तो ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर के बारे में बात हो गया। और ये और ऊपर लिखते हैं, इसको डिलीट करते हैं और ऊपर लिखते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ये क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा प्रेशर को। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो कम करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। चौथा है ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाएगा। पांचवा क्या है, पॉस्चर। पॉस्चर पे भी निर्भर करता है कि वेनस रिटर्न कैसा होगा, पॉस्चर पे भी निर्भर करता है। छठवा मीन सिस्टेमिक फ्री प्रेशर पर, पीएसएफ पर निर्भर करेगा प्रेशर। और सातवां सिंपैथेटिक एक्टिवेशन पे, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन पे निर्भर करेगा। ये क्या करवाएगा, वेनस रिटर्न को इंक्रीज करवाएगा। तो ये कुछ फैक्टर हुए जो वेनस रिटर्न को प्रभावित करते हैं। अगर वो वेनस रिटर्न को प्रभावित कर रहे हैं, इसका मतलब वो कार्डियक आउटपुट को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये बात हुआ कुछ चीजें। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाए तो कार्डियक आउटपुट पे क्या होगा। ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाए तो कार्डियक आउटपुट पे क्या होगा। तो ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाए बाई 20%, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम 20% मान लो किसी को दे दिया जाए, किसी वेन से दे दिया जाए ब्लड वॉल्यूम 20%, तो जो कार्डियक आउटपुट होगा, कार्डियक आउटपुट वो 2.5 to 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टाइम इंक्रीजेज। ये चीज़ हो गई ब्लड वॉल्यूम का। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो देख ही चुके हैं, तो सिंपैथेटिक यहाँ पर हमें देख रहे हैं कार्डियक आउटपुट में। तो ये सब कार्डियक आउटपुट को कौन फैक्टर रेगुलेट कर रहे हैं, उनका ही, उनके बारे में बात हो रहा है। वेनस रिटर्न को पढ़ रहे हैं, यानी कि वेनस रिटर्न तो क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करवाता है। अगर वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अब देखते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कार्डियक आउटपुट। मेथड टू मेजर कार्डियक आउटपुट। देखो इसमें 4 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड है ऑक्सीजन फिक्स प्रिंसिपल। पहला मेथड है द ऑक्सीजन फिक्स प्रिंसिपल। ऑक्सीजन फिक्स प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है उसको समझो। ये क्या है, लंग है, लंग है भैया। लंग में क्या होता है, शुद्ध होता है ब्लड। ये ऐसे ब्लड आया और लंग से होके गया। तो मान लो लंग में जो ऑक्सीजन यूज होती है वो होती है 200 ml पर मिनट। 200 ml पर मिनट ऑक्सीजन लंग में यूज होगी, यानी कि एब्जॉर्ब होगी। जो वेनस रिटर्न होता है, जो वेनस सिस्टम होता है, उसमें 160 ml पर मिनट, 160 ml पर लीटर, ml पर लीटर ऑक्सीजन होती है कंसंट्रेशन। जब ये ब्लड गुजरता है लंग से तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लगभग, देखो ये 40, देखो इसको पहले देखते हैं। देखो हमने क्या किया, हमको नापता था कि कार्डियक आउटपुट कितना था, तो हम क्या किए, लंग में देख लिए कि कितना ऑक्सीजन आखिर लंग से यूज हो रहा है। वेनस जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, हमको ये पता चल गया। उसके बाद में जब ये ऑक्सीजन, जब ये ब्लड गया लंग से होके बाहर, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना है। तो इसमें ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन था वो आ गया 200 ml पर लीटर पहुंच गया ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। ठीक है, 200 ml पर लीटर पहुंच गया। इसका मतलब ये 40
ये जो ब्लड था ये 40 ml कहाँ से लिया, लंग से, तो ये 40 ml लिया है लंग से। तो इसी पे फार्मूला बन गया थिक डिस्टल का, क्या बन गया, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड पर मिनट बाय द लंग, पर मिनट बाय द लंग अपान, और ये होगा ml पर मिनट में, ml पर मिनट में अपान एट्रियो एबी ऑक्सीजन डिफरेंस, एबी ऑक्सीजन डिफरेंस, और ये होगा ml पर लीटर इन ब्लड में, ठीक है, ml पर लीटर इन ब्लड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रखें यही चीजें, देखो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, 200 ml पर लीटर पर मिनट, तो 200 यहाँ पर रख दिया। जो जो एट्रियल सिस्टम था उसमें कितना था, 200 ml पर लीटर, तो ये 200, और जो वेनस सिस्टम था उसमें कितना है, 160, तो कितना आ जाएगा ये 200/40, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 5 लीटर पर मिनट, क्योंकि क्या है, कार्डियक आउटपुट है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट है एक वेंट्रिकल द्वारा। तो ये ऐसे पता कर सकते हैं, पहला जो है द ऑक्सीजन फ्री ट्रांसफर। दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड है इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड, इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड। इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड में क्या होगा, इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड में होगा, इसमें एक डाई का यूज करेंगे, कार्डियोग्रीन डाई का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, राइट, ये वेनस सिस्टम है, क्या है, हार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, डाई इंजेक्ट करवा देते हैं कार्डियोग्रीन डाई क्या करिए, इंजेक्ट करेंगे। उसका हम अमाउंट क्या करते हैं, जानते हैं, जैसे कि 5 मिलीग्राम कार्डियोग्रीन हमने इंजेक्ट किया, 5 मिलीग्राम कार्डियोग्रीन हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 60 सेकंड के लिए इसका कंसंट्रेशन देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। 60 सेकंड में जब क्या होगा, तो जो सिस्टम में कंसंट्रेशन है वो कहीं पीक में आएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। तो ये मान लीजिए क्या है, ग्राफ आया, ग्राफ बना लेते हैं, तो कंसंट्रेशन ग्राफ बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, डाई कंसंट्रेशन, डाई का इसमें कर रहा हूँ कंसंट्रेशन है, डाई का कंसंट्रेशन वर्सेस सेकंड में ग्राफ, टाइम में ग्राफ खींच लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक पीक आती है, ये डाई पीक पे पहुंची, उसके बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी सर्कुलेशन में, और इसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम। और जो एवरेज कंसंट्रेशन यहाँ से इस डाई का मिला वो था, एवरेज कंसंट्रेशन जो था वो था 0.25, एवरेज कंसंट्रेशन था 0.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो ब्लड था उसमें 0.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन आया। तो हमने क्या किया कि एक चीज ये पता चल गया कि 0.25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन है डाई का इतने टाइम पर, और ये लगभग 12 सेकंड, जो ये पीक है, ये टाइम है लगभग 12 सेकंड का होता है। कितना है, लगभग 12 सेकंड है, ये 12 सेकंड का होता है। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, फार्मूला बना लेते हैं, कार्डियक आउटपुट लीटर पर मिनट में बराबर होता है मिलीग्राम्स ऑफ डाई इंजेक्टेड, मिलीग्राम ऑफ डाई
इंटू 60 सेकेंड में देख रहे हैं अपॉन एवरेज कंसंट्रेशन इन each ml of blood in h ml of blood, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द curve into ड्यूरेशन ऑफ कर्व, इस कर्व का ड्यूरेशन। तो ये आ जाता है हमारा मिलीग्राम ऑफ डाई कितना, या 5 मिलीग्राम इंटू 60 अपॉन एवरेज कंसंट्रेशन इन ईच ml ऑफ ब्लड, कितना है 0.25 इंटू ड्यूरेशन आपका कितना है 12। तो ये काटो, ये 2 जीरो बढ़ाओ, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, इंटू 100 कर देते हैं डाल के, 25 चौका 100, 4 ते 12, 3 दूनी 6, तो लगभग आया 100 ml पर सेकेंड। ये कितना आएगा, ये इससे हमको पता चल जाएगा। अरे यार एक मिनट, ये टाइम क्या था, सेकंड में था, और 60 हम पहले लिख के इसको क्या चेंज कर लिए हैं, मिनट में चेंज कर लिए हैं। किसमें चेंज कर लिए हैं, मिनट में। तो ये टोटल कितना आया 5 इंटू 60, क्योंकि हमको सेकंड में यहाँ रखना है, इसी को हमको चेंज करना पड़ेगा, इंटू 12। तो ये कितना हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 4 ते 12, 3 दूनी 6, लगभग 5 दूनी 10, लगभग कितना आएगा 100 ml पर मिनट, 100 ml पर मिनट, या ये क्या होगा 10 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, यानी कि हार्ट का, पूरे हार्ट का कार्डियक आउटपुट आ गया। और अगर एक वेंटिकल का पता करना है, इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। तो ये हमको पता चल गया इंडिकेटेड डायल्यूशन मेथड द्वारा। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड है, एक मेथड है इकोकार्डियोग्राफी। तीसरा मेथड है इकोकार्डियोग्राफी द्वारा। तो इकोकार्डियोग्राफी द्वारा इसमें अल्ट्रासाउंड वेव यूज होते हैं, यूजेज। तो अल्ट्रासाउंड वेव यूज होता है इसमें कार्डियक आउटपुट निकालता है। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इजेक्शन ऑफ ब्लड बाय हार्ट, इजेक्शन ऑफ ब्लड बाय ईच वेंट्रिकल पर कॉन्ट्रैक्शन, बाय ईच वेंट्रिकल पर ईच कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना वेंट्रिकल जितना ब्लड निकालता है उसे कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये कितना होता है 70 ml होता है। तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml इंटू हार्ट रेट, कितना आएगा 72। तो लगभग कितना आ जाता है 5 लीटर पर मिनट के आ जाएगा तुम्हारा कार्डियक आउटपुट। ये तुम्हारा इकोकार्डियोग्राफी होता है। अब हम अगला देखते हैं, एक मेथड और होता है जिसे कहते हैं थोरेसिक इलेक्ट्रिकल बायो इम्पिडेंस मेथड। थोरेसिक इलेक्ट्रिकल बायो इम्पिडेंस मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा एरर होता है, इसलिए इसका बहुत ही कम यूज करते हैं। इसमें ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है इम्पिडेंस, इम्पिडेंस को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट इम्पिडेंस चेंज
caused by high frequency low magnitude current flowing through the thorax between two pairs of electrode applied to the skin at the neck and lower thorax। तो इसमें दो जगह लीड लगाते हैं, लोअर थोरेक्स में और नेक पे लीड लगाएंगे, जो नापेगा हाई फ्रिक्वेंसी लो मैग्नीट्यूड करंट फ्लोइंग। ठीक है, इसमें हम एक डिटेक्ट करता है इम्पीडेंस में, ये इसमें एरर होता है बहुत ज़्यादा। एरर कितना होता है? 20 से 40%, 20 से 40% एरर होता है, इसीलिए इसको कॉमनली यूज नहीं करते हैं। तो ये बात हो गया मेथड फॉर यूज टू मेजर कार्डियक आउटपुट। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट बचा है। देखिए वीडियो कितना बड़ा हो गया, वीडियो हो गया है 1 घंटे 6 मिनट का। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा 10 मिनट का है, उसको भी समझा देते हैं। अधिकांश तुम रेगुलेशन पढ़ ही लो भाई, सिंथेटिक वाला पढ़ लिए, वेस्टर्न वाला पढ़ लिए, एज पढ़ लिए, हर चीज़ लगभग पढ़ ही चुके हो। देखो कहीं पर हो सकता है कि मुझसे बोलने में गलती हो लेकिन लिखा में सही हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे नहीं हुई है, एक जगह हुई थी तो उसको बोल दिया हमने। चलो अब हम देखते हैं रेगुलेशन। क्या देखते हैं? रेगुलेशन। दूसरे में 1 घंटा 7 मिनट हो ही गया है, दूसरे में आगे तो फायदा नहीं। तो ठीक है, सुनाते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, रेगुलेशन देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट, यार ये भी धोखा दे देता है। तो ये देखो पूरा वही है। चलो कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आपको पता है कितना होता है? 5 लीटर पर मिनट। ये कितना हो? 70 ml। ये होता है 72 होता है। ठीक है, बीट्स पर मिनट। अब देखो क्या हुआ भैया, यहां देखते हैं, लिखो रेगुलेशन, यहां लिखो रेगुलेशन। रेगुलेशन कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। एक होगा हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन, हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन। हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन वह रेगुलेशन होगा जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ द्वारा रेगुलेट होगा, यानी कि उसमें कंट्रैक्शन आएगा, कंट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आएगा मसल का, यानी कि मसल में टेंशन और उसका लेंथ पे निर्भर करेगा, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ वाला। तो वो हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन होगा। वहीं पर होमोमेट्रिक रेगुलेशन तुम्हारा आयन या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होगा या हार्मोन द्वारा। तो क्या है? होमोमेट्रिक रेगुलेशन। अब जो हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन है ये किसके द्वारा होगा? थ्रो स्टार्लिंग लॉ। और ये किसके कारण हो रहा होगा? इंड डायस्टोलिक बैलून बढ़ रहा होगा, और ये आर्टेरियल फिलिंग मैं इसलिए लिख रहा हूँ उल्टा कि दोबारा सीधा पढ़ो। दूसरा है वेनस रिटर्न। देखो अगर वेनस रिटर्न बढ़ा तो आर्टेरियल फिलिंग बढ़ेगा, इंडायस्टोलिक बैलून बढ़ेगा, क्योंकि इंडायस्टोलिक बैलून जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? इंडायस्टोलिक प्रेशर से, और
जिसके कारण ये स्टार्लिंग लॉ को फॉलो करेगा, और स्टार्लिंग लॉ तुम्हारे क्या होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल, यानी कि यहाँ पर हार्ट का होगा कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगा मसल हार्ट उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हेट्रोमेटिक रिलेशन होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा पढ़ते हैं होमोमेट्रिक रिलेशन। होमोमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, देखो सिंपैथेटिक होगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो होते हैं, हमको साइड में लिख दे रहे हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स से आए होंगे। कहाँ से आए होंगे, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स से, सीबी रिफ्लेक्स से, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स से आए होंगे, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एएनएस का पार्ट है। इससे सिंपैथेटिक जो होगा, सिंपैथेटिक क्या